नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। मैं हूं गीत उदय सैनी आपके साथ। किसान नेता राकेश टिकैत जिन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो साल 2024 तक किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरने पर बैठने को भी तैयार हैं। हाल ही में एक और बयान उनकी ओर से आया था कि 5 सालों तक सरकारें चलती हैं तो 5 सालों तक ये आंदोलन क्यों नहीं चल सकता। राकेश टिकैत ने ये बयान तब दिया था जब किसान नेताओं और सरकार के बीच लगातार बढ़ती तनातनी के बीच जनवरी के बाद से सरकार की तरफ से जो एक कहें औपचारिक बातचीत है वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी। एक डेडलॉक जो है वो बन गया था और ये डेडलॉक ऐसा है कि अभी तक ये टूटा नहीं है। लेकिन सरकार को लगता है कि किसानों की मांगों को फिलहाल नजरअंदाज किया जा सकता है, उनको थकाया जा सकता है। इसीलिए उनकी मांगों में से कुछ भी वो मानने को फिलहाल तैयार नहीं है और उनको इसकी जरूरत भी नहीं महसूस होती है। कहीं ना कहीं सरकार का रुख उनकी इस समझ पर आधारित है कि वो किसान आंदोलन के बारे में सोचती कैसे है। शायद पहला मत ये हो सकता है कि सरकार की समझ ये रही हो कि किसान आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में नहीं फैल रहा। दूसरा, सरकार के लिए अमीर और व्यापारी उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा मत ये हो सकता है कि सरकार के दिमाग में बातें बैठ गई हो कि 3 नए कृषि कानूनों में जो भी प्रावधान हैं उनमें से अधिकांश किसानों को लाभ ही देंगे। सरकार अधिकांश किसानों को इन तीनों कानूनों के दीर्घकालिक फायदों को स्पष्ट करने या इन 3 कानूनों से किसानों को मिलने वाले लाभ के प्रभाव को शायद समझा ही नहीं पा रही। किसान लंबे समय से फिलहाल संकट का सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो वहां पर कई हत्याएं हो चुकी हैं, कईयों की मौत हो चुकी है। इसीलिए वो हताश में विरोध और तेज कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो किसानी कोशिश है वो लगातार तेज हो रही है। अब अनडाउटेडली, निसंदेही किसानों के हालातों में सुधारों की जरूरत तो है, क्योंकि ये टकराव ऐसे ही जारी नहीं रह सकता। इसीलिए अब मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि किसानों की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको दूर करके उनकी हालातों में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अब बदलाव की बात नहीं चलेगी। दूसरी तरफ 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे इस वक्त किसानों का यह तर्क है कि ये जो बदलाव है उनके लिए विनाशकारी होगा। पूंजी नीतियों पर अपनी पकड़ रखने वाले कॉरपोरेट्स कृषि उपज के व्यापार में आ जाने से ये किसानों की हालत व्यापारियों से भी बदतर कर देंगे। किसान जो हैं वो तीनों कानूनों को कॉरपोरेट समर्थक के रूप में इस वक्त देख रहे हैं और उनका ये तर्क है कि आने वाले टाइम में इनके चलते डिस्पैरिटीज बढ़ेंगी और उनको ये डर है कि वो अपनी भूमिका मालिकाना हक भी पूरी तरीके से खो देंगे। कुल मिलाकर सिचुएशन जस की तस बनी हुई है। लेकिन दूसरी ओर, क्योंकि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को 26 नवंबर, जो कि अब आने ही वाली है, 1 साल पूरा हो जाएगा और इसके बाद आगे के कार्यक्रम भी तय हो चुके हैं जिसका ऐलान भी वो कर रहे हैं। 29 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा संसद कूच करेंगे और किसान पहले से ही बॉर्डर्स पर इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। 26 नवंबर तक पूरी ताकत से दिल्ली के चारों ओर पहुंचेंगे और ऐसे में धीरे धीरे अपनी संख्या बल बढ़ाकर एक बार फिर से किसानों का हल्ला बोल शुरू हो जाएगा। आखिरकार इस तथ्य से भला कोई कैसे इनकार कर सकता है कि पार्लियामेंट सेशन के आखिरी दिन बिना किसी सार्थक बहस के कृषि विधेयक को पारित किया गया। सरकार से अगर गलती हुई तो क्या गलती को सुधारा नहीं जा सकता? क्यों आज बात किसानों और सरकार के अहंग पर आकर टिक गई है? बात एक बार फिर से इसी किसान आंदोलन की। संसद कूच होगा, 26 नवंबर आने वाली है, कई कार्यक्रम तय हैं, बहुत से ऐसे सवाल जिसका फिर से उठना जरूरी है और उनका जवाब जानना भी जरूरी है। आज उन सब की चर्चा इस प्रोग्राम के माध्यम से करेंगे। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। किसानों को लेकर देश भर में चल रहा आंदोलन और इससे तमाम तरह के विवाद और घटनाएं जो पिछले हम देख रहे हैं कि 1 सालों से लगातार जुड़ी हुई हैं और कई तरह के सवाल भी वो खड़ा करती हैं। हर एक तस्वीर इसकी सामने हमारे और आपके सामने आ चुकी है और उसी से जुड़े कई सवाल। इसमें दो राय नहीं है कि किसान जो हैं वो इस देश की सबसे बड़ी पहचान है और शुरुआती दौर से ही देश को हमेशा से कृषि आधारित आर्थिक तरीके से बल देने का उन्होंने काम किया है। लेकिन किसानों का 2024 तक दिल्ली की सीमाओं पर विरोध में बैठना पर्याप्त नहीं हो सकता। उन्हें दीर्घकालिक सफलता के लिए इस आंदोलन को और बड़ा और व्यापक बनाना ही होगा, जिसके लिए एक नई राह की जरूरत है, जिसमें टारगेट को हासिल करने के लिए व्यवहारिकता भी नजर आए।
डेफिनेटली किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक और आर्थिक आंदोलनों की जरूरतें होती हैं जो अचेतना को परिवर्तन की ओर ले जाते हैं और एक राजनीतिक परिवर्तन लाते हैं। किसान आंदोलन के नेताओं को सफलता के लिए ऐसी भूमिका निभाने की आज जरूरत है। किसानों को भी इन्हीं पॉलिसीज पर अपने विचार, अपने नजरिए से पेश करने की आज जरूरत है। लेकिन सवाल ये कि ये सब होगा कैसे। जैसा मैं जिक्र कर रही हूं कि एक बार फिर से जो है कई कार्यक्रम तय हो चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल इस एक साल के भीतर भीतर तस्वीर भी डेफिनेटली बदली है, इसका स्ट्रक्चर भी बदला है और इसे हर तरीके से समझने की आज जरूरत है। सरकार के तर्कों को समझने की भी जरूरत है, किसानों के तर्क को भी समझने की जरूरत है, बदलाव किस तरीके का होना चाहिए उसकी भी जरूरत है। आज इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विनोद कुमार सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और फार्मर प्रोटेस्ट की बात की जाए क्योंकि किसानों के हर मुद्दे को उन्होंने बड़ी प्रमुखता से अपने कुछ प्रोग्राम्स में भी उठाया है, लगातार फॉलो कर रहे हैं और क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, आज ये जो वो तमाम सवाल है उन सब पर उनसे चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो बात यही कि क्योंकि किसान आंदोलन इसको आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और अपने जस हिंदी के बाकी प्रोग्राम्स के माध्यम से हमने इस पर पहले भी आपसे बहुत चर्चाएं की हैं। इस आंदोलन को लेकर एक साल होने को है और ऐसे में कई कार्यक्रम इस वक्त तय कर लिए गए हैं किसान नेताओं द्वारा। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये एक साल और कई कार्यक्रम, उसकी रूपरेखा आपसे तैयार होनी शुरू हो चुकी है। इन सबको सबसे पहले आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो किसान आंदोलन है लगभग 1.5 साल हो गया अगर टोटल देखें तो, और 1 साल इनकी फॉर्मल जो प्रोटेस्ट है उसको होने को है, 26 तारीख को हो जाएगा। उस दौरान किसान आंदोलन ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बीच में लगा कि ये खत्म हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे अच्छे और बुरे इवेंट भी आए जिसमें कुछ सरकार ने करवाए, कुछ किसानों की तरफ से गलतियां हुई, कुछ जो वहां पे कुछ शरारती तत्व थे उनकी वजह से हुई और कुल मिला के किसान आंदोलन सरवाइव कर गया। सर्वाइवल के बाद में सबसे जरूरी चीज होती है क्या वो रिजल्ट को अचीव कर सकता है, क्या वो अपने जो 3 कृषि कानून को रद्द करवाना है या फिर बाकी जो गन्ने का भुगतान का मामला है या बिजली के बिल का मामला था, तमाम सारे मुद्दों पे वो किस हद तक अपनी बातें मनवाने में कामयाब रहते हैं। और डेमोक्रेसी में किसानों के पास दूसरा कोई हथियार नहीं है। वो ऐसा तो नहीं है कि हथियार उठा के चलें या फिर माओवादी या नक्सलवादी बन जाएं। ऐसा करने का उनको ना जरूरत है, ना डेमोक्रेसी में इसकी इजाजत है। डेमोक्रेसी में तरीका एक ही है कि वो अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें और प्रोटेस्ट को कंटिन्यू बनाए रखें और उस प्रोटेस्ट को इतना शुद्ध बनाए रखें कि उसमें जो गलतियां होने की संभावना है वो कम से कम हो जाए। इसके लिए जो फार्मर लीडर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनके कोऑर्डिनेशन अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है। छोटी मोटी असहमतियां होती रहती हैं और होने भी चाहिए क्योंकि 100% लोग एक ही तरीके से नहीं सोच सकते हैं। तो जो किसान आंदोलन की अब तक की स्ट्रेटजी है वो बहुत बढ़िया रही है, लेकिन इसके साथ साथ में उनको और बड़े इन्फ्लुएंस की तरफ जाना पड़ेगा। उनको मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम सारे और मीडियम्स को भी उनको साथ में लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो किसानों की यंग जनरेशन है वो अभी बड़े पैमाने पर इस आंदोलन के साथ जुड़ रही है। मैं आर्मी के जवानों की वीडियो देख रहा था जो छुट्टी पे आए हैं या कुछ रिटायर होकर आ गए हैं या फिर कुछ बॉर्डर पे ही बैठे हैं। उनके सेंटिमेंट बहुत बड़े लेवल पे हर्ट हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि किसान और जवान एक ही परिवार के हिस्सा हैं। अगर आप किसानों का गला दबाएंगे तो जवानों का गला अपने आप दब जाएगा और जिनके भरोसे हम देश की सेफ्टी, सुरक्षा और सारे तमाम सारे मतलब दुश्मनों से हमारा प्रोटेक्शन हो रहा है, तो उनके मनोबल को ना गिराया जाए कम से कम। तो सरकार को इन सारे मुद्दों पे एक साथ में ध्यान देते हुए इस मामले का जल्द से जल्द हल करना चाहिए। इसको जितना ज्यादा लटकाएंगे देश के लिए ये नुकसानदायक है। सरकारें आती जाती रहेंगी, आज मोदी गवर्नमेंट है, कल किसी और की आ जाएगी, लेकिन इसकी वजह से देश का नुकसान नहीं हो।
प्रोफेसर साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतना टाइम बीत चुका है, सरकार की ओर से हर बार वही रटी रटाई बात सुनने को मिल रही है हमें। यानी कोई पॉजिटिव जो रिएक्शन मिलना चाहिए, जिसकी उम्मीद सभी को है, आम जनता को भी है, जो लगातार किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं, वैसा कोई अभी तक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला नहीं है। आंदोलन के लंबा खिंचने के बाद अब किसान संगठन, क्योंकि इसमें अब नई जान फूंकने की तैयारी कर रहे हैं, वो हर बार ही ऐसा कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि एक बार हो रहा है, क्योंकि अब 1 साल होने को है ऑफिशियल, और ऐसे में अब इसकी तैयारी फिर से हो रही है। क्या यहाँ पर माना जाए कि यहाँ पर जो सवाल है, ये सवाल मैं बहुत बार अपने व्यूअर से भी पूछ चुकी हूँ जब जब इस पर हमने बात की है, ये सवाल आपसे भी है कि असल यहाँ पर सवाल क्या हम कहें ये नीति का है, कानून का नहीं? क्योंकि हम देखते हैं कि असली जो मुद्दा है वो इन कानूनों के पारित करने की जो एक प्रोसीजर होता है, जो एक विधि होती है, जो एक प्रक्रिया है, उसका नहीं, बल्कि इसके एक सार का है। इसकी जो एक अंतर वस्तु है ना, जो एक सार होना चाहिए इन कानूनों का, उसको लेकर है। आपको क्या लगता है, सवाल नीति का है या कानून का? देखिए, नीति और नियत दोनों में खोट है, खराबी है, और वो बहुत डीप है। उसको मैं कुछ इस तरीके से बताना चाहूंगा कि एक तो जब इन बिलों को पास किया जा रहा था, तब हमारे जो पार्लियामेंट्री बेसिक काम होता है, बेसिक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो नहीं किया गया। उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सरकार को बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी कि इन पे बिना चर्चा करवाए इन बिलों को पास कर दिया जाए, और किसान बड़े बेवकूफ किस्म के हैं, उनको क्या समझ में आना है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि किसान के ही बच्चे हैं जो पार्लियामेंट में भी आए हुए हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और तमाम सारे दूसरे प्रोफेशंस में भी हैं। किसान के ही बच्चे हैं जो सीमा पे बैठे हुए हैं। दूसरा, जब जिस जल्दी से और जिस बेसब्री से इन बिलों को पारित करवाया जा रहा था, बिना चर्चा के, बिना पार्लियामेंट के कंसेंट में लिए हुए, तब मुझे याद आ रही थी गेट समझौते की। गेट समझौता डब्ल्यूटीओ के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें सिग्नेटरी हो चुकी है, और ओपन व्यापार के लिए, दुनिया के लिए अपने जो मार्केट है उसके दरवाजे उसको खोलना मजबूरी है उस के अंडर। ठीक। उसके बाद में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से दुनिया भर का कर्जा हमारी सरकार लेती रही है और आगे भी ले रही है। हम्म। तो एक तरीके से वो हमारी सरकार पपेट बनी नजर आ रही है इन बड़ी संस्थाओं की, डब्ल्यूटीओ, गेट और आईएमएफ वगैरह और वर्ल्ड बैंक की। ओके। तो ये सारे जो समझौते हैं, अगर आप दुनिया के लेवल पे देखें, इसमें थॉमस पिक्टी और बाकी बड़े अर्थशास्त्रियों ने अच्छी किताबें भी लिखी हैं, पढ़ने के सीखने के लिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि जो ये बड़ी संस्थाएं हैं, ये एक बड़े साहूकार के रूप में प्रकट हो चुकी हैं, और सरकारों को लोन देके फिर उनको मजबूर करती हैं कि अपने नागरिकों को लूटने का ठेका विदेशी कंपनियों को आप दे दीजिए। हम्म। इसका एक और इंटरेस्टिंग उदाहरण देखें तो ये है कि हमारे देश में कृषि का जो बजट होता है, वो 80% या उससे ज्यादा जो बजट है वो जा रहा है इनके कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में, और वो 35,000 से ज्यादा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल यहाँ पे फायदा उठा के विदेशों में भाग चुके हैं। तो जो सरकार है इस मामले में मुझे लग रहा है कि वो भी एक निरी प्राणी की तरह नजर आ रही है। यहाँ पे उसके ठीक। हाथ में ऐसा लग नहीं रहा कि जी सारी ताकतें हैं। जी 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 जी। सर, मुझे आप यहाँ टोकना पड़ रहा है आपको कायदे से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आपका ये जो सवाल आपसे पूछा गया था, इसका जवाब बड़ा सही, इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसको मैं और अच्छे से जानना जरूर चाहूंगी, हमारे व्यूवर्स भी जरूर जानना चाहेंगे। सो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और खेती पर भारी पड़ते जो फिलहाल टकराव है सरकार और किसानों के बीच, उसकी बात करें तो उसकी भूमिका की हम बात कर रहे थे। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। सर, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। खेती पर भारी पड़ता जो एक टकराव, उसकी भूमिका की हम लगातार चर्चा कर रहे थे। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं उनके दबाव से हमारे देश को बाहर आने की जरूरत है। अभी जो क्लाइमेट चेंज के नाम पे जो समझौते हुए हैं उसमें भी कुछ ऐसे समझौते भी रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश पे और दबाव बढ़ने वाला है। इसके अलावा जो हमारी सरकार है उनको ये बड़ा अच्छे और क्लियर तरीके से समझ लेना चाहिए कि 6,000 रुपए सालाना दे के किसान का भला नहीं कर सकते। हम्म। अगर आप उनको शांत करना चाह रहे हैं तो उनकी फसलों के वाजिब दाम दे दीजिए, और जो सब्सिडी का रोना रोते रहते हैं वो सब्सिडियां बंद कर सकते हैं आप, अगर आप उनको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फसलों के दाम दे दें।
दूसरा ठीक है। जैसे पराली का मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत बड़ा हंगामा भी हो रहा है और अभी दिल्ली के हवा भी बहुत दूषित हो रही है। तो लगभग 10% टोटल अगर माने तो 10% या उससे कम पराली जलता है। तो अगर सरकार एमएसपी दे दे दूसरी फसलों पे जो 20% 30% डाइवर्सिफिकेशन हो जाए तो पराली अपने आप नहीं जलेगी। जो बाकी किसान पराली को पशुओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्चिंग के लिए कर रहे हैं, कुछ कंपनियां भी खरीद रही हैं, तो उसमें चली जाएगी। तो मामला है सारा पॉलिसी का और सरकार ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से हमारा पर्यावरण भी खराब हो रहा है, किसानों की भी सेहत खराब हो रही है और आम शहरी की भी सेहत खराब हो रही है। हम्म। तो अगर सरकार थोड़ा नरम रवैया अपना के किसानों के साथ मिल बैठ के बातचीत करे और दोनों एक ही देश के हैं, दुश्मन नहीं है, सरकार भी किसानों ने और बाकी लोगों ने मिलके बनाई है, तो सरकार को मुझे लग रहा है कि थोड़ा नरम रुख अपनाते हुए किसानों की सारी बातों को ढंग से सुनना समझना चाहिए और उसके ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी लेवल चेंज लेके आना चाहिए हम्म। ताकि लंबे समय में किसानों को अच्छी आमदनी भी दिलाई जा सके और उनको एक किसान होने के नाते उनको गर्व महसूस हो और उनको लगे कि हम भारत के जो डेवलपमेंट है उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके साथ में हम अपने परिवार को भी अच्छे से पाल पा रहे हैं। अगर जी। आप रिसेंटली जो लॉकडाउन हुए उसकी बात करेंगे तो सारे जो मजदूर थे, गरीब लोग थे या मिडिल क्लास भी, वो भाग के गांव में जाके अपना शरण लिया है उन्होंने। आखिर में लास्ट रिफ्यूज जो होता है वो गांव ही होगा। शहर आपको ज्यादा देर तक पनाह नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम्म। खाना गांव में ही उगता है और वहीं हम्म। से आएगा। तो हम्म। अगर आप लंबे समय तक गांव को इग्नोर करेंगे, उनको डेवलप नहीं होने देंगे, जो हमने विदेशों से थ्योरी इंपोर्ट की है कि भाई अमेरिका से और यूरोप के देशों से कि जितनी ज्यादा अर्बनाइज आपकी पॉपुलेशन होगी उतना हम आपको डेवलप्ड जी। मानेंगे। हम्म। तो हम अपनी डेवलपमेंट की थ्योरी खुद क्यों नहीं बना सकते कि भाई हम डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट करेंगे, हर गांव में डेवलपमेंट करेंगे और हम्म। वहां का जो डेवलपमेंट है हम्म। जैसे किसानों का डेवलपमेंट गांव में ज्यादा रहते हैं तो उनका डेवलपमेंट का सिंपल तरीका है, उनको जी। अपनी फसलों के वाजिब दाम दे दीजिए, हम्म। बाकी वो अपने आप संभाल लेंगे। ठीक तो है। हमें और किसानों को भी और सरकार को भी ये समझने की जरूरत है कि ये दोनों को जो समझने की। डेवलपमेंट का मॉडल है उसको हम्म। सुधारने की हमें हम्म। बड़ी प्रोफेसर जल्दी साहब, करनी यहाँ चाहिए। पर हम सरकार के रवैये की बात कर रहे हैं, आपने किसानों के रवैये की भी बात कर दी। दोनों से जुड़े कुछ और भी सवाल हैं जिस पर हम जाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे भी अहम सवाल है जो आम लोगों के भी हैं। ये हम देख रहे हैं कि जो ये आंदोलन है वो अब लंबा खिंचता जा रहा है और हम देखते हैं कि ये जो 1.5 साल का वक्त है इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया है, काफ़ी कुछ चीज़ें बदली भी हैं। हम देखते हैं कि भीड़ भी यहाँ पर कम हुई, यहाँ पर इस आंदोलन में जो वक्ता थे वो भी डेफिनेटली कम हुए हैं। माना ये गया कि ये वो जो जिस जोश के साथ शुरू हुआ वैसा जोश इसमें अब नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर जो किसानों की शिकायतें हैं वो वास्तविक जरूर है, लेकिन आंदोलन लंबा नहीं खींचा जा सकता। प्रदर्शन से ही क्या समाधान निकलेगा? मैं यहाँ पर सबसे पहले एक आम लोगों के रवैये की और इन 1.5 सालों में जो बदलाव आपने भी खुद महसूस किया है, मैं उस पर आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी। देखिए, आप सही कह रही हैं कि किसी भी आंदोलन को बहुत ज्यादा लंबा खींचने से उसकी आग कम हो सकती है, लेकिन किसान आंदोलन के मामले में मामला दूसरा है क्योंकि किसान वो लोग हैं जो अपना खाने पीने की चिंता उनको नहीं है, वो खुद अनाज पैदा करके जो मर्जी खाना चाहे खा सकते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे भी मीडिया चैनल और कई लोगों ने चर्चाएं की कि किसान पिज्जा खा रहे हैं। भाई, तो पिज्जा खा रहे हैं तो अपने खेत में उगा के खा रहे हैं, तुम्हारा क्या जाता है। मामला ये है कि जितना लंबा खींच रहा है ये आंदोलन उतना ज्यादा ये स्प्रेड होता जा रहा है, उतना ज्यादा डीप होता जा रहा है। बॉर्डर पे भीड़ कम होने से आप ये मत समझिए कि लोगों के दिल में इस आंदोलन के लिए जो जगह है वो कम हो रही है। इसकी चर्चाएं ग्राम लेवल पे छोटी छोटी जगहों पे बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत डेप्थ में हो रही है। हम्म। पहले लोग इसकी सरफेस की जानकारी रखते थे, अभी इन तीनों बिलों के अंदर और उसके बाद में क्या होना है उनकी भी जानकारी रख रहे हैं। हम्म। जैसे पेट्रोल डीजल को कॉरपोरेट के हाथों में दिया और उन्होंने हर रोज आपका जेब काटना चालू कर दिया। जिस दिन आपका भोजन किसी कॉरपोरेट के हाथ में चला गया
तो आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे। अभी भी बहुत सारी फसलों के जो दाम है किसानों के हाथ से निकलते ही 2-4 गुना हो जाते हैं। जैसे सरसों की तेल की बात कर लीजिए, जो ही किसान के हाथ से सरसों निकली 5,000 रुपये क्विंटल, मैंने भी अपने खेत की सरसों बेची, उसके बाद में 8,000 रुपये क्विंटल हो जाती है। जो उसका तेल निकल के जब मार्केट में आता है तो वो 200-250 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ज्यों ही कॉरपोरेट के हाथों में किसान का सामान जाता है उसके रेट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, और आम आदमी जो किसान नहीं भी है वो भी अभी ये त्रस्त बर्निंग इश्यू को महसूस कर रहा है। हाँ। और किसान जिस सिंपल भाषा में बातें रख रहे हैं कि भाई हम अमीरों की तिजोरी में आपकी रोटी को नहीं जाने देंगे, वो अभी उनको समझ में आ रहा है कि हुँ, अमीरों की तिजोरी में रोटी जा चुकी है। ठीक है। दिए जल रहे हैं लाखों की संख्या में अयोध्या में, अच्छी बात है, लेकिन दिए का जो तेल बच रहा है वो गरीब लोग अपने कनस्तरों में भर के लेके जा रहे हैं कि 4 टाइम का खाना बन जाए इससे। हुँ, तो हमें गरीबी और भुखमरी के जो इंडेक्स में हमारा बुरा हाल नजर आ रहा है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और वो तभी हो सकता है जब हम फार्मर को कॉन्फिडेंस में लें और उनके साथ मिलजुल के काम करें। लेकिन उन्हें लिया नहीं सरकार जा को रहा। दुश्मनीपूर्ण कॉन्फिडेंस रवैया अपना हुँ, के यहाँ पे नहीं चल सकती है। तो तो सर ये जो आंदोलन है ये डेप्थ होता जा रहा है, डीप होता जा रहा है। सर यहाँ पर आप दोनों के दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, किसानों के दृष्टिकोण की भी बात कर दी, सरकार की भी कर दी। समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय फिर आज असल सिचुएशन में, आज प्रेजेंट सिचुएशन में हो क्या रहा है फिर? देखिए, मामला घूम फिर के फिर सरकार पे आता है, क्योंकि सरकार सुप्रीम है अभी के लिए, पावरफुल है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं और सारी पॉलिसी उसके हाथ में है। हम्म, तो अगर मोदी जी चाहें तो बहुत कुछ आसानी से हो भी सकता है। पार्लियामेंट में उन बिलों को वापस लिया जा सकता है, किसानों को एश्योर किया जा सकता है कि ये बिल लागू नहीं होंगे। और इन बिलों को वापस नहीं लेने से एक मुद्दा साफ और क्लियर नजर आ रहा है किसानों को भी, आम लोगों को भी, कि सरकार के ऊपर जो कॉरपोरेट का इन्फ्लुएंस है, जो कंपनियों का इन्फ्लुएंस है, वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नजर आना अच्छी चीज नहीं है। हम्म, दूसरा, न्याय होना भी चाहिए और होता हुआ दिखना भी चाहिए। अभी लखीमपुर लखीमपुर खीरी में जो किसानों को कुचल के जीप से मार दिया जाता है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहना पड़ता है जजेस को कि भाई आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पूरे एविडेंस नहीं दे रहे हैं, जी, आप 2 एफआईआर को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके की टिप्पणी अगर कोर्ट से आ रही है, तो मीडिया में शर्मनाक भी है। बड़े लेवल पे ये बातें हो रही हैं, जी, जी, तो हमारे देश की जो छवि है विदेशों में वो बहुत धूमिल होती है। डेमोक्रेटिक कंट्री की छवि नहीं बसती है, हम्म, हमें ऑटोक्रेटिक कंट्री मान लिया जाता है। तो अच्छा, हम अपनी डेमोक्रेटिक छवि को भी बचा के रखें, हम्म, किसानों की समस्याओं का भी समाधान करें, हम्म, थोड़ा किसान आगे बढ़े, थोड़ा सरकार आगे बढ़े, और एक अच्छी नेगोशिएशन की टेबल पे जब तक दोनों नहीं आएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। सरकार भी मुंह फुला के ज्यादा देर नहीं बैठ सकती, और किसानों को भी चाहिए कि वो भी ट्राई करें कि किसी बात ना दोनों किसी की तरीके आएगी। से इस मुद्दे का हल निकले। और क्योंकि बात इलेक्शन का टाइम आने वाला है और बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन होने हैं, जी, पंजाब में, यूपी में और भी दूसरे राज्यों में। हम्म, तो किसान उसके हिसाब से भी अपनी स्ट्रेटजी को बना रहे हैं कि हम चुनाव में इस सरकार को गिरा के हम अपना कुछ ये प्रूव करेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। और ये प्रोफेसर साहब अगर हो जी, जाता है तो किसानों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन अगर नहीं भी होता है हम्म, तो भी उन्हें अपना ये जो प्रोटेस्ट है वो जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं, वो वो करो तैयार या भी हैं मरो इसके वाली लिए, स्थिति में वो है। तैयार भी हैं इसके लिए। अब जी। अभी तक कानून में जो चीजें हैं उससे किसानों को दिक्कत है, और मौखिक रूप से वर्बली तरीके से जो सरकार कहती है उस पे किसानों को विश्वास नहीं है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब तक जो बातें हुई हैं वो सिर्फ मौखिक ही हुई हैं, जिसके तहत सरकार जो है वो किसानों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रही है। अ, बहुत से लोगों का यही सवाल, जो बेहद शुरुआत में भी रहा, कि सरकार कहती है कि हम ये मंडियां खत्म नहीं कर रहे हैं, मंडियां सिस्टम खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात वो लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को लिखित में देने से दिक्कत आखिर है क्या? वो यही इसका सबसे बड़ा रीजन देती है कि पहले भी जब इस पर सब बातें हुई हैं तो कभी भी ये जो बात है मौखिक रूप से जो भी कह रही है वो कभी भी लिखित में नहीं दी गई है। सो अभी लिखित में देने की उनको क्या दिक्कत होगी?
देखिए जुबानी जमा खर्च का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप जुबान से जो मर्जी कह के चले जाएं, लेकिन जब तक कागज पे पॉलिसी पेपर में बातें नहीं आती हैं कि आपका एमएसपी इंश्योर्ड रहेगा, आपकी फसलें खरीदी जाएंगी और आपकी जो मंडियां हैं वो ज्यों की त्यों बनी रहेंगी, जब तक ये लिखित में नहीं आएगा तब तक विश्वास करने की बात नहीं है। क्योंकि आज ये सरकार है, कल कोई और आएगा और कल कोई ऐसा भी आ सकता है जिसकी बुद्धि उतने लेवल की नहीं है और वो सीधा-सीधा कॉर्पोरेट की गोदी में सरेआम जाके बैठ सकता है। ओके। तो किसानों को विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी को भी नहीं करना चाहिए अगर लिखित में कुछ नहीं आ रहा है तो। ठीक। क्योंकि सरकार में हमेशा यही लोग बने रहेंगे, यही गवर्नमेंट रहेगी, यही नेता लोग रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। सरकार हम्म। बदलती रहेंगी और आगे कोई नए लोग आते रहेंगे। हम्म। उसके बाद में अगर सरकारी डेटा को ही देखें, तो समझ में आता है कि बहुत सारी मंडियों का रेवेन्यू घट चुका है, बहुत सारी मंडियाँ बंद हो चुकी हैं। मध्य हम्म। प्रदेश का डेटा आता है कि उसमें लगभग 30% मंडियाँ It's या तो 7 काम o'clock. नहीं कर पा रही हैं या काम कर पा रही हैं, तो बहुत जो उनका रेवेन्यू है वो बहुत कम हो गया है। जी। इसी तरीके की सिचुएशन मैं हरियाणा में देख रहा हूँ और बाकी जगह पे। और एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, सरकार बोल रही है कि पूरा देश आपके लिए ओपन है, आप जहाँ मर्ज़ी अपना जो फसल है उसको लाके बेचें। ठीक। हरियाणा ने तो पाबंदी लगा दी कि यूपी से और राजस्थान से हमारे यहाँ पे बाजरा या बाकी कुछ सामान बेचने के लिए नहीं आए, इसलिए हम क्या करेंगे कि किसानों को, बाजरा के जो किसान हैं उनको ₹600 पर क्विंटल का सब्सिडी दे देंगे। तो ठीक। ये सीधा-सीधा कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रहा है। एक तरफ तो हाँ। आप बोल रहे हैं कि सारा देश आपके लिए मंडी है, जहाँ मर्ज़ी जाके जो फसल बेच सकते हैं। दूसरी तरफ आप मंडियाँ बंद कर दे रहे हैं कि यूपी वाले आ जाएँगे या राजस्थान वाले आ जाएँगे बाजरा बेचने के लिए या हम्म। दूसरी फसलें बेचने के लिए। हम्म। तो जो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो आज हो रहा है। ऐसा हम्म। नहीं है कि भविष्य में होगा, वो हो ठीक। रहा है। ठीक। इसीलिए किसानों को यकीन नहीं है। हम्म। दूसरा डीएपी की बात कर लें, डीएपी की शॉर्टेज की जा रही है नहीं। हम्म। अगर बहुत सारे छापे मारे गए और उसमें बहुत सारे गोडाउन में डीएपी मिलती है और वो किसान ही पकड़ाते हैं, सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से हम्म। वहाँ पे पहल नहीं की जाती है कि ठीक। एंश्योर किया जाए कि डीएपी वो उनको दें। तो मुझे लग रहा है कि डेडलॉक बनाने की बजाय किसान और सरकार दोनों मिलके बैठें, खुले दिमाग के साथ बैठें हम्म। और इन सारे मुद्दों को एक-एक करके हल निकालें और धरातल पे इम्प्लीमेंट करते हुए दिखने चाहिए। और लिख ठीक। के देने में दिक्कत क्या है? आपका अगर आपको यकीन है कि आप सही बोल रहे हैं और आप अपना वादा निभाएँगे, तो तो अगली उसे सरकार लिखित में आपकी दे। आएगी तो आप वादा निभा दीजिए। ठीक। हम्म। अगर अगली सरकार नहीं भी आई, तो वो हम्म। मजबूर हो जाएगी क्योंकि संसद में पास हुआ है ये हाँ। कानून, तो फिर उनको भी अपना वादा निभाना पड़ेगा। ठीक। तो मुझे नहीं लगता है कि जुबानी जमा खर्च पे विश्वास करना चाहिए हम्म। और सरकार को भी चाहिए कि वो हम्म। अगर उसकी नीयत साफ है, तो लिख के दे दे, क्या दिक्कत है? ठीक। यहाँ पर एक छोटे से और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। लगातार बात लंबे खिंचते जा रहे उस आंदोलन की, ऑफिशियली अब देखें तो 1 साल होने को है और अब टकराव शायद और बढ़ सकता है। इसी पर तमाम जुड़े सवालों का आज जिक्र एक बार फिर से कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर जी, एक बार फिर आपके पास जरूर हूं, लेकिन इससे पहले हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं। आज के इस टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। तो सर, आंदोलन के 1 साल की हम बात कर रहे हैं और उसकी अब तक की भूमिका क्या रही है? आज तमाम उस पर होते चेंजेस, सब आगे क्या होने की जरूरत है? काफी लंबा खिंच चुका है सर आंदोलन, अपने विचार रखिएगा। मेरा विचार ये है कि ये सब बकवास है, उसको बंद कर देना चाहिए। बकवास। चाहे मार्शल लॉ का उपयोग करना चाहिए या ना चाहे, लेकिन ये सब बिल्कुल बकवास है। ये आजादी का फायदा उठा रहे हैं सर और एक ये मिनट, नहीं होना चाहिए। ओके, आजादी का सर कौन फायदा उठा रहे हैं, ये थोड़ा क्लियर कीजिएगा। फार्मर। फार्मर्स आजादी का, सर ये आपको क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है? क्योंकि वो किसी की भी सुनते नहीं, किसी भी की बात मानते नहीं, अपना ही मन में जो आए वो करे जाते हैं। ये ओके। अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी सर, जब ये पार्लियामेंट में जब ये कानूनों को ला दिया गया, संसद की पटल पर रख दिया गया था, आपको नहीं लगता कि सर किसानों से भी बिना बातचीत किए या फिर कोई ऐसे बड़े ऐलान से पहले ही उन्होंने इसे पास कर दिया विदाउट एनी डिबेट और डिस्कशन, क्या वो सही था सर?
मैम, मेरा अनुसार ये है कि जब मोदी जी ने जो कुछ भी किया जी। वो अपने लिए तो नहीं किया, हम्म। ओनली उन्होंने जो भी किया वो देश के लिए किया, फार्मरों के लिए किया। हम्म। इसमें मोदी जी का तो कोई मतलब नहीं था। हम्म। फिर क्यों ये फार्मर अपना मोदी जी के विरुद्ध सर वो तो जाते सरकार हैं? के अगेंस्ट कर रहे हैं ना, सरकार के अगेंस्ट कर रहे हैं, सिर्फ मोदी जी के खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं। तो सरकार के अगेंस्ट कर रहे हैं तो सरकार तो मोदी जी की है ना। ठीक ठीक है सर। विनोद जी, प्रोफेसर साहब आपसे अब आपके पास वापस आएंगे। देखिए, एक तरफ प्यार भी है और किसानों के प्रति, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी बातें भी सामने नजर आती हैं जब कहा यह जाता है कि सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। आपने इन कॉलर को सुना भी होगा, आप इस पर क्या कहेंगे अब? देखिए, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है पिछले काफी समय से कि टू मच डेमोक्रेसी इज डेंजरियस, और हमारे बहुत सारे ज्ञानी लोग जो सरकार में बैठे हैं या फिर जो हमारे जो नेशनल बैंक्स के अधिकारी रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि टू मच डेमोक्रेसी है, बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी का या लोकतंत्र का लोग फायदा उठा रहे हैं, और यही बात ये कॉलर भी कह रहे हैं। इनका इनडायरेक्टली इशारा है कि हम चाइना बन जाएं, हम ऑटोक्रेटिक सोसाइटी बन जाएं, सरकार को एब्सोल्यूट पावर दे दें, और जो मंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी यहाँ पे आ रहा है उसको हम अपना अवतार मान के बैठ जाएं। और इस तरीके की जो दिमागी रूप से पैदल वाली बातें हो रही हैं, ये न केवल समाज के लिए खतरनाक है बल्कि इन लोगों के परिवार के लिए भी खतरनाक है जो जी। ये ऐसी बातें कर रहे हैं। वो हो सकता है कि अपने परिवार को ही एक तरीके से हॉस्टाइल बना के रखे हुए हों। तो जो टू मच डेमोक्रेसी और इस तरीके वाला जो आर्गुमेंट लाया जा रहा है, वो इसलिए लाया जा रहा है ताकि किसानों को डिमोनाइज किया जा सके। और बहुत सारे और मुद्दे हैं जिसमें विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जैसे आदिवासियों का है, जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं, बिल्कुल। या हम्म। जो किसानों की जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है, जो बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उनके नाम पे जमीनें लेके कॉर्पोरेट के हवाले कर दी जाती हैं, वो मुद्दे हैं। हम्म। तो हमारे लिए कोई भी अवतार नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री फाइनल नहीं है, उसके बाद में भी प्रधानमंत्री बनेगा। हम चाइना नहीं है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कोई बोलते हैं ना कि डेड सीरियस लोग हैं ये, तो 600 किसान मर गए या उससे ज्यादा मर चुके हैं, तो ये डेड सीरियस लोग हैं अपने मुद्दे को लेके। उनको पक्का पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अभी हमारे एक प्रोफेसर ने रिपोर्ट इस पे लिखा है कि जो मरने वाले ज्यादातर किसान हैं वो छोटे और मझोले किसान हैं। उनके पास 3 एकड़ से कम जमीन है, उनके पास बहुत सारा कर्जा था। तो जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे, वो ऐसे ही नहीं आए हुए हैं कि चलो आंदोलन में टाइम पास करके आएंगे। उनके सीरियस मुद्दे हैं, उनके परिवार अंडर थ्रेट जी रहे हैं कि अगला सीजन सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। हर रोज 28-30 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। जी। और हम अपने आप को, अपने देश को कम से कम कॉरपोरेट के हवाले या किसी अवतार के हवाले नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि हमें अगली गवर्नमेंट बनानी है या उससे भी आगे गवर्नमेंट्स आएंगी, उसमें चेहरे भी चेंज होते रहेंगे और पॉलिसियां भी बदलती रहेंगी। तो अगर ये दिमाग में क्लियर है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो लोग अपने मुद्दों को रखेंगे और पुरजोर तरीके से रखेंगे। और ये हक भी है, उनका अधिकार भी है। जी, प्रोफेसर जी, ये बिल्कुल कॉल लेने से रखेंगे। पहले, क्योंकि हम एमएसपी की बात कर रहे थे, लिखित में देने की उससे बात कर रहे थे। मान लीजिए सर कि एमएसपी, क्योंकि एमएसपी जो है हमेशा से ये एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए होता है। अगर एमएसपी पर खरीद का प्रावधान सरकार कानून में मान लीजिए जोड़ भी देते हैं, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आखिर कानून का पालन किया कैसे जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा फिर? देखिए, जितना टोटल अगर एमएसपी की बात कर भी लें तो 6% ही फसलें खरीद रहे हैं, और 6% में भी गेहूं और राइस ही खरीद रहे हैं, बाकी तो कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं एमएसपी पे। तो एमएसपी भी अभी तक जितना भी लागू किया गया है वो
अगर टोटल की बात करें तो उसका 6% ही हुआ है, मैक्सिमम 7% लगा लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। तो अभी भी 97-94% के करीब जो हमारी फसलें हैं वो आम मार्केट में ही बिक रही हैं। तो हम्म। अगर सरकार ये लिख के दे दे कि आपकी फसलों का ये एमएसपी है और इससे नीचे ना कोई प्राइवेट व्यापारी खरीदेगा, न सरकार खरीदेगी। अगर आपका माल किसी को खरीदना है तो इससे ऊपर ही खरीदेंगे, हाँ। तब किसानों को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। और सरकार को ये सारा माल खुद खरीदने की जरूरत नहीं है, उसको हम्म। ये एश्योर करना है कि इससे नीचे खरीद के फार्मर को कंपनियां एक्सप्लॉइट नहीं करें। कंपनियों को तो खरीदना ही है, खरीदना ही पड़ेगा। अगर उनको थोड़ा एक्स्ट्रा भाव में खरीदना पड़ रहा है तो एक्स्ट्रा भाव में बेचेंगे भी, तो कंपनियों को भी कोई नुकसान नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। प्रोफेसर साहब, आपका भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम लोग एमएसपी की ही बात कर रहे थे और उसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जो निश्चित की गई क्वालिटीज होंगी तो ही उसके लिए एमएसपी जो मूल्य है वो अक्सर दिया जाता है। मान लीजिए अब कोई अगर फसल जो है वो उन मानकों पर सही खरा नहीं उतरती है तो उन ना खरा उतरने वाली फसलों का क्या होता है? ऐसी सूरत में सरकार जो है वो कानून में किसानों की मांग को शामिल कर भी ले तो कानून को अमल में लाना क्या आपको लगता है मुश्किल होगा? हालांकि इसका जवाब कहीं ना कहीं आपने दे भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन फसलों का क्या जो उन मानकों पर फिर खरी नहीं उतरती हैं? देखिए, किसान अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है कि साफ सुथरी फसल लेके आए मंडी में। हाँ जी। और इसके प्रोविजन पहले भी है कि अगर बहुत खराब फसल है या कुछ उसमें, जैसे अभी मूंग की फसल आ रही है और उसमें कई जगह पे बरसात की वजह से दागी हो जाते हैं, तो उन दागी का रेट अलग से लगता है। उसमें 100 रुपए, 200 रुपया, 300 रुपए की कटौती लगती है और उनको साफ सफाई करके झाड़ लगा के और मंडी में खरीदा जाता है। हम्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन मानकों के नाम पे इतने रिजिड स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं कि वो मानक किसान पूरा ही नहीं कर सकता है। जैसे वो बोलेंगे कि 8% का नमी लेके आओ, 6% का नमी लेके आओ, जो आपको 1 साल तक फसल को धूप में रखने से मिलने वाली है। तो जो अच्छा। मानक हैं वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो ऐसे होने चाहिए कि आम किसान अपने जो भी उसको 10 दिन, 15 दिन फसल की हार्वेस्टिंग के लिए मिलते हैं, जी। उसमें वो पूरे कर पाए। और जो मानक हैं, उनको इतना रिजिड नहीं बना देना चाहिए कि वो हम्म। किसानों की समझ से ही बाहर हो जाएँ। तो ये एक तरीके से बहाना हो जाता है कि हम नहीं खरीदेंगे भई, क्योंकि तुम्हारा खराब है फसल। और हम्म। फसल को खराब डिक्लेयर करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अभी जैसे मैंने भी अपनी किया कि हम्म। अ, कि हम आपका पर क्विंटल 100 रुपए काटेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा कचरा ज्यादा है, इसमें छोटा दाना ज्यादा है, इसमें ये है वो है करके। जी। तो हर फसल में जो आड़तिए हैं या बिचौलिए हैं या जो भी एजेंसी उनको खरीद रही है, 100, 200, 300 रुपए का चूना पर क्विंटल लगाना नॉर्मल बात है। उसके बाद में पर बोरी, जैसे 40 किलो का बोरी भर्ती कर रहे हैं तो उसमें बोलेंगे 300 ग्राम हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 300 ग्राम एक्स्ट्रा किस बात के लेंगे? अगर 100 बोरी है तो कितना नुकसान हो गया किसान का। हम्म। लेकिन हम्म। वो लेते हैं और किसान उसका कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद में उनसे पल्लेदारी लिया जाता है, उसके बाद में उनको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिया जाता है और तमाम सारे फिजूल के खर्चे जोड़ के किसान के हाथ में जो असली इनकम आती है वो बहुत कम होती कम है। रह जाती है। तो मुझे ये डर है कि इन पैरामीटर्स के नाम पे किसानों को एक्सप्लॉइट करने का, और जो मार्केट कमेटी के जो लोग हैं या फिर जो खरीदार लोग हैं, जी। उनको रिश्वत लेने के लिए या उनको किसानों को मजबूर होना पड़ेगा कि उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दें, तभी ठीक। जाके वो अपनी फसल बेच पाएंगे। ठीक। जैसे हरियाणा में ऑनलाइन फसलों का पोर्टल खोला गया कि आप मेरा फसल मेरा ब्यौरा में आप सब कुछ फीड कीजिए। तो किसान उसको फीड करवाने के लिए ज्यादा नहीं तो हर एक किसान 2 से 3 हजार रुपए खर्च करता है। पहले वो कंप्यूटर वाले के पास जाएगा, फिर वो पटवारी के पास जाएगा, पटवारी हम्म। 100-200 लेगा, फिर कंप्यूटर वाला 200-400 लेगा, फिर उसका सारा फसल अपडेट नहीं होगा, फिर कौन से किल्ला नंबर में कौन सी फसल बोई है वो मैच नहीं होगा। और गलती से अगर फसल खराब हो गई है तो उसके मुआवजे के लिए उसको बोलेंगे कि नहीं, तुम्हारे किला नंबर 1 में तो तुमने मूंग दिखाया, जबकि 2 नंबर में आपने मूंग उगा रखा है। तो उसको फसल के जो बीमा है उसके लिए मुआवजे के लिए डिनाई कर देंगे। ये सारे काम सरकार के हैं कि वो जाके खेत खेत पटवारी को भेजे और ये सारा डेटा रिकॉर्ड करे। जबकि ये सारा बर्डन डाल दिया गया है किसान पे, और किसान की जो ऑलरेडी इनकम कम थी उसमें से और उसको
घाटा लिया जा रहा है, उसको और पैसे उसके खर्च करवाए जा रहे हैं और उसको कंप्यूटर जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों में डाल दिया जा रहा है, वो उसको समझ से बाहर है और उसकी ओटीपी लेके कोई भी एजेंसी, कोई भी लोग उसमें छेड़खानी कर लेते हैं। तो इस तरीके का जो रवैया अपनाया जा रहा है सरकारों की तरफ से, वो ठीक नहीं है, किसान हितैषी नहीं है और किसानों को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो अलग-अलग वेन्यूज़ खोले जा रहे हैं, उनको बंद करना चाहिए। हुँ। आपको एक जर्नल क्राइटेरिया रख देना है कि ऐसी फसल लेके आइए, हम खरीद लेंगे और वो जर्नल ही होना चाहिए। उसके हुँ। बाद में सारा मामला होता है प्रोसेसिंग का, ग्रेडिंग का। वो सारा कॉर्पोरेट हाउस या जो भी कंपनी उसको खरीद रही है, वो करते रहे अपने लेवल पे। सीधी-सी फिर बात है कि सर किसानों की जो सही परिभाषा है वो अभी तक फिर गढ़ी ही नहीं गई है सरकार की ओर से। फसलों का जो एमएसपी है कुछ भी वो तय हो जाए, हम ये देखते हैं कि जो छोटे किसान हैं उनके पल्ले जो है वो कुछ पड़ता नहीं है क्योंकि जमींदार बिचौलिए ही उनको लूट लेते हैं। क्योंकि हमारे पास हम देखते हैं कि ऐसी शायद कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम सीमांत और छोटे किसानों से सीधे खरीदारी तय करके उनके लाभों को सुनिश्चित कर दें। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे जो सिस्टम है मंडी का, हम्म। उसमें एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस को बहुत कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है और वो अभी भी हरियाणा, पंजाब में खासकर जो एपीएमसी मंडी हैं, वो ठीक-ठाक काम कर रही हैं, उनमें थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि कहीं मंडियाँ काम नहीं कर रही हैं ढंग से, तो मंडियों को ही खत्म कर दिया जाए। या जी। आप ये नहीं बोल सकते कि एक घर में बच्चा बिगड़ गया है, खराब हो गया है, तो उस बच्चे को मार के फेंक दिया जाए या घर से भगा दिया जाए। जी। आपको उसको सुधारना पड़ेगा। हम्म। अगर आप सुधार कर सकते हैं, तो ही आप आगे वाली जनरेशन को बेटर बना सकते हैं। तो जो छोटे और मझोले किसान हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केटिंग का ही होता है। अगर उनको मार्केट अच्छी मिल जाए, एमएसपी पहले डिक्लेयर हो, तो बहुत आसानी से वो किसान अपनी फसलों को बेच सकते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पे है, किसान क्यों 2-3 फसलों के ही पीछे पड़े हुए हैं, जैसे गेहूँ और राइस के पीछे? क्योंकि डाइवर्सिफ़ाई जब भी वो करते हैं और जब हम्म। भी उनकी फसल मार्केट में आती है, मार्केट में दाम गिरा दिए जाते हैं। जैसे टमाटर का आप लीजिए एक एग्ज़ाम्पल। हाँ जी। जब टमाटर किसानों का मार्केट में आया, तब वो ₹1 किलो, 40 पैसे किलो और ₹1.5 किलो बिका। लेकिन आज के दिन वही टमाटर 80 से सवा ₹100 किलो बिक रहा है, हम्म। क्योंकि वो कॉर्पोरेट हाउसेज़ के जो कोल्ड स्टोरेज है, उनमें पहुँच चुका है, तो उन्होंने शॉर्टेज कर दिया और पीछे से रेट बढ़ा दिया। तो हम्म। क्यों नहीं ये कंपल्सरी किया जाए कि टमाटर का मिनिमम रेट आपको ₹7 किलो या ₹10 किलो जो भी बनता है, उसका इंश्योर किया जाए, सभी फसलों का, टमाटर का भी। कॉल। जी सर, कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क की दिक्कत की वजह से। जी सर बोलिए आप। तो अगर एमएस डिक्लेयर कर दिया जाता है फल सब्जियों का और अनाज हम्म। का, हम्म। तो आसान होगा किसान के लिए चूज करना कि मैं कौन सी फसल उगा लूं और इसका मुझे मिनिमम इतना तो दाम मिल ही जाएगा। तो ये ठीक है। जो दाम गिराने का सारा खेल होता है, ये मंडी में कुछ बिचौलिए मिलके करते हैं हाँ। और पूरे देश में ये खेल खेला जाता है। किसानों को भयंकर तरीके से लूटा जाता है। आप हम्म। ये इंश्योर कर दीजिए कि टमाटर ₹6 किलो से नीचे खरीद ही नहीं सकते हैं, चाहे हम्म। आपका कुछ भी हो जाए। तो उनको खरीदना ही पड़ेगा उस रेट में। जो बिचौलिए हैं वो भी उससे नीचे दाम नहीं गिरा पाएँगे, कम से कम उस पे तो टिके रहेंगे, उससे ज़्यादा जब दाम मिलेगा तो ज़्यादा में बिक जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएँ हमें करनी पड़ेगी और इसी से ही डाइवर्सिफ़िकेशन आएगा, इसी से ही पानी बचाने की दिक्कत जो हम फेस कर रहे हैं वो आएगा, इसी से ही जो पराली बर्न करने की जो प्रॉब्लम हो रही है, पॉल्यूशन की दिक्कत है वो स्टेबलाइज़ होगी और डाइवर्सिफिकेशन से ही टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन आएगा और धीरे-धीरे किसानों को छोटी-छोटी यूनिट लगाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ट्रेनिंग देना पड़ेगा और एनकरेज करना पड़ेगा कि वो अपने खेत में ही वैल्यू एडिशन करके, प्रोसेस करके अपने सामान को उसे और बेचे। एनहांस कर तो सकें। अगर वो टमाटर का टमाटो केचअप बना के बेचता है किसान, तो अच्छा खासा काम मिल सकता है। हाँ। तो उसको सिखाने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है प्रोसेस का। हाँ। गेहूँ अगर आप बेच रहे हैं तो आपका ₹1800 क्विंटल बिक रहा है, लेकिन उसी का जब वो बिस्किट बन जाता है तो वो ₹18,000 से लेके ₹1,80,000 किलो बिक रहा है या क्विंटल बिक रहा है। तो आप देखेंगे कि जब दाम प्रोसेस कर देते हैं किसी भी चीज़ को, तो 10 गुना से लेके हज़ारों गुना हो जाता है। तो ये प्रोसेसिंग क्या किसान नहीं कर सकता है? बिल्कुल किसान समूह बना के 4, 5, 6 किसान मिलके ये काम कर सकते हैं।
उसके बाद किसानों की तरफ से मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा जी कि वो बिल्कुल। कॉर्पोरेट गालियां निकालते हैं, हाँ। लेकिन कॉर्पोरेट को ही वो सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। जैसे कॉर्पोरेट से वो बीज खरीद रहे हैं, कॉर्पोरेट से खाद खरीद रहे हैं, कॉर्पोरेट से ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, कॉर्पोरेट का बिजली खरीद रहे हैं, कॉर्पोरेट से पानी खरीद रहे हैं, कॉर्पोरेट से तमाम सारे दूसरे इनपुट खरीद रहे हैं, और घर का बहुत सारा सामान भी कॉर्पोरेट से ही खरीद रहे हैं, जैसे साबुन तेल से लेके घर में इस्तेमाल होने वाली सैकड़ों चीजें। जब किसान इन सारे इनपुट कॉस्ट को कम से कम नहीं करेगा, तब तक वो अपने जो इकोनॉमिक सेहत है उसमें सुधार नहीं ला सकता है। मैं देख रहा हूँ कि 2-2 3-3 एकड़ के किसान हैं, वो 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेके घूम रहे हैं, जबकि उनको 10 हॉर्स पावर के टिलर की जरूरत है। अगर ओके। हमने अपने सुधार नहीं किया अपने प्रैक्टिसेस में, और किसानों ने मिलजुल के और कमेटियां बना के, किसान सेल्फ सहायता समूह बना के काम नहीं किया, तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उनको स्ट्रेटजी ये है कि मार्केट से कम खरीदें और ज्यादा से ज्यादा बेचें, और जो भी बेचें वो प्रोसेस करके बेचें, और जो भी आपके खेत में उगे वो पहले आपकी घर की सारी जरूरतों को पूरा कर ले, उसके बाद वो उगाएं। जैसे आपके खेत में 25% हिस्से में पशुपालन हो गया, 25% हिस्से में सब्जियां हो गई, 25% हिस्से में आपने फलों के और लकड़ी के पेड़ लगा लिए, जी। इसके अलावा आपने प्रोसेसिंग यूनिट लगाया खेत में ही, तो आपका खेत एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होना चाहिए। बाहर से कम इनपुट खरीदें, बीज अपना बनाएं, खाद अपनी बनाएं, यूरिया डीएपी का आपको जरूरत नहीं पड़े, बड़े ट्रैक्टर बड़े मशीन आप खरीदें नहीं, या उनका जरूरत आपको ना पड़े, इस तरीके से खेती डिजाइन करें। तो ही हाँ। फार्मर एक अच्छे लेवल की जिंदगी भी जिएगा, खुशहाल फार्मर की कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज कॉर्पोरेट का पेट तो वो खुद ही बन जाता है, लोन लेके फंस जाता है, और फिर उस लोन को चुकाने के चक्कर में वो उन्हीं 2-3 फसलों के पीछे पड़ा यानी रहता है। किसानों को यहाँ पर भी समझने की जरूरत है, क्योंकि किसान जो है वो तीनों कानूनों को कॉर्पोरेट समर्थक के रूप में आज देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका मानना है कि आने वाले समय में इनके चलते समानता बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं उनका डर ये भी है कि वो अपनी भूमि का मालिकाना हक खो देंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर सरकार के साथ साथ किसानों को भी कुछ हद तक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सर, प्रोग्राम जो है ऑलमोस्ट एट इट्स एंड, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगी, जो बहुत ही आम सा सवाल है, क्या दोनों के बीच में सुलह होगी? बिल्कुल, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, और सरकार ऑटोक्रेटिक हो ही नहीं सकती है इंडिया में। हम डेमोक्रेसी हैं, ये सरकार को भी याद रखना चाहिए, और किसानों को ये अच्छे से याद है। तो सुलह तो करनी ही पड़ेगी, ये सरकार नहीं तो अगली सरकार करेगी। और जब हमारे पास ईवीएम या फिर वोटिंग की ताकत है, तो किसानों का उसमें बहुत बड़ा एक रोल है, स्टेक है, उनके नंबर बहुत बड़ा है। तो किसानों की बात तो सुननी ही पड़ेगी। वो देर से सुनेंगे या सवेर से सुनेंगे, अपनी इज्जत खराब करवा के सुनेंगे या अच्छे से सुन लें, तो वो सरकार के पाले में गेंद है। सरकार को चाहिए कि कम से कम किसानों के साथ लगातार कांटेक्ट में रहें, बातचीत करें, डेडलॉक ना बनाएं, उनको मजबूर ना करें कि वो जगह-जगह धरना दें या टोल प्लाजाज बंद करके बैठें, जिसकी वजह से एक नेचुरल जो बिजनेस का फ्लो था वो भी बंद होता है। और सरकार ने बहुत सारे ऐसे जो डिसीजन लिए, जैसे नोटबंदी का था, या फिर ये जो कुछ धाराएं हटाई या देश में लॉकडाउन लगाया, ठीक। उस सारी चीजों में आप देखेंगे किसानों ने ही अपने आप को खड़ा रखा, और किसानों के कंट्रीब्यूशन से ही तो ये देश आगे डेडलॉक बढ़ा। टूटना ही चाहिए। अगर किसानों के कंट्रीब्यूशन को आप इग्नोर कर देंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती और गफलत होगी सरकार की, डेफिनेटली, और आम बिल्कुल लोगों सही। के लिए भी ये ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है, देश की आर्थिक तरक्की के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। डेडलॉक टूटने की आज ज़रूरत है। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और इस खास चर्चा में शामिल होने के। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। थैंक यू। बिल्कुल, सरकार किसानों के बीच में सुलह हो सकती है, और ये सुलह होनी भी चाहिए। ये डेडलॉक टूटेगा कैसे, इंतजार हमें भी उसी बात का है। फिलहाल इसी नोट के साथ इजाजत लेंगे। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही, कल एक नए विषय के साथ होंगे आपके सामने रूबरू। फिलहाल जस्ट हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग जस्ट हिंदी। नमस्कार।